हेलो एवरीवन। आप सब जब भी हमें देख रहे हैं आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। अकाउंटिंग सीरीज का 5वां क्लास हम आपके साथ लेकर आए हैं। लास्ट 4 क्लासेस में हमने पढ़ा जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। इन 4 क्लासेस के बाद में आज हम आपके साथ अब पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट को हमने 3 पार्ट में क्लासीफाई किया: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है इसमें हम जितना कुछ सेल करेंगे, बाय चांस आप मान लीजिए आपका बिजनेस है कोई सामान बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग का। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो गुड्स बनकर प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन तक कुछ अलग खर्चे होंगे, प्रोडक्शन के बाद कुछ वैल्यू ऐड करके जैसे पैकिंग करना, पैकेजिंग करने के बाद उसे प्रेजेंटेबल एकदम अच्छे सजा वजा के रखना। उसके बाद आप कोई एजेंट अपना बनाएंगे जो आपको आपके प्रोडक्ट को सेल करेगा, मार्केटिंग करना, एडवर्टीजमेंट करना, कहीं कहीं सैंपल देना। तो खर्चे ऐसे हो सकते हैं सामान बनाने में। एक वो जो बनाने के लिए खर्चा हो रहा है, जैसे रॉ मटेरियल परचेज करके लाना। मटेरियल परचेज करके लिए अगर आप ले आए तो भाड़ा भी दिया होगा, किराया मतलब फ्रेट। तो बहुत सारे खर्चे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं डायरेक्टली, और बहुत सारे खर्चे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है जबकि सामान बनने के बाद किए गए हैं। आपको बस ये 2 बातें याद रखनी है कि कौन से खर्चे ऐसे हैं जो सामान बनाने तक किए जा रहे हैं, जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। उन खर्चों को रोक दिया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी हमारे। और वो खर्चे जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बस इन दोनों में आपको फर्क जानना है। रही बात इनकम की, तो इनकम भी 2 कैटेगरी की हो सकती हैं, एक डायरेक्ट इनकम, एक अदर इनकम, इनडायरेक्ट इनकम जिसे कह लो। डायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो डायरेक्टली सेल करने से मिलती है, जो हमारी बिजनेस की इनकम होती है। वहीं इनडायरेक्ट इनकम हमारी कुछ अदर इनकम हो सकती है, जैसे हमने ऑफिस खोला, हमारा धंधा है, हमारे पास लैपटॉप बनाने का बिजनेस है, लेकिन हमारे पास कुछ प्लेस पड़ा रह गया है अपने मैन्युफैक्चरिंग हब में, अपने पूरे डिपार्टमेंट में कोई एक जगह है जो मैंने किराए पर दे दिया, हमें रेंट मिलेगा। क्या वो बिजनेस की इनकम है? मैं बोलूंगा नहीं। इसी तरह कई बार क्या होता है, हमारे पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं हमारे बिजनेस की, तो बिजनेस खुद अपने पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर देता है, उससे हमें इनकम होती है। क्या वो मेरी बिजनेस की इनकम है? मैं बोलूंगा नहीं। ओवरऑल हमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी पढ़ना है, आज ही पढ़ना है, जिसमें हम आपके साथ सीखने वाले हैं एक फॉर्मेट। सबसे पहले तो सर फॉर्मेट ऐसा होता है, एक साइड डेबिट, दूसरे साइड क्रेडिट। और आपको एक बात पता होगी कि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट साइड क्या अमाउंट लिखने चाहिए? मुझे लगता है डेबिट साइड सारे के सारे खर्चे लिखने चाहिए। आपको भी यही लगता होगा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और अगर इनकम है तो उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो अब आप हमारी स्क्रीन पर आइए और ध्यान से देखिए कि हमने डेबिट साइड लेफ्ट में लिखा और क्रेडिट साइड राइट में लिखा। तो हम डेबिट साइड क्या क्या अमाउंट लिखेंगे, एक एक एलिमेंट को हम डिस्कस करेंगे फटाफट से। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आप देखिए, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सर क्या डेट का कॉलम नहीं होगा? नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, इनफैक्ट पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। जो एंड ऑफ द ईयर है मतलब 31 मार्च को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें डेट का तो सवाल ही नहीं बनता। गुड। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब, भाई फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च का स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक होता है। जरूरी नहीं है, हर बिजनेस अपने फाइनेंशियल ईयर अलग चुन सकता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी चुन सकता है। बट इंडिया में बहुत सारे कॉम्प्लायंस के लिए जो स्ट्रक्चर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए हम फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। तो उस फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई स्टॉक जो 31 मार्च को बचा रह गया, तो मैं बोलूंगा वो क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि वो साल क्लोज हो रहा है, अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो वो क्लोजिंग स्टॉक है। जैसे ही वो क्लोजिंग स्टॉक 1 अप्रैल को वापस हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं,
उसे हम ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई। तो इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिया ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद अब हमारे पास मान लीजिए 50,000 रुपए का स्टॉक गोडाउन में पड़ा है जो ओपनिंग स्टॉक है। फिर उसके साथ हम उसमें कुछ स्टॉक परचेज करके लाएंगे, मतलब कुछ हमारे पास पहले से रखा है, कुछ हम ऐड करें। तो ओपनिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर के 31 मार्च को अगर नए साल के 1 अप्रैल को वापस बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे वो ओपनिंग स्टॉक है, और वो यहाँ पर हमारा डेबिट साइड लिख देंगे। अब अगर हमारे पास 50,000 का स्टॉक पड़ा है तो हमें टोटल स्टॉक देखेंगे हमारे पास कितना है, तो कुछ ना कुछ हम परचेज करके लाएंगे। तो हम यहाँ पर डेबिट करेंगे परचेजेस। लेकिन कभी कभी एक चीज होता है, आप परचेज करके लाए हो जो जो गुड्स वो डिफेक्टिव निकल गए, और जो डिफेक्टिव निकल गए उन्हें आप वापस करोगे, जिन्हें हम बोलेंगे परचेज रिटर्न। दो ऑप्शन है, या तो परचेज रिटर्न को आप क्रेडिट कर दो। आपने जर्नल एंट्री में सीखा था परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में आपको डेबिट क्रेडिट की जरूरत नहीं है। परचेज डेबिट साइड में इनर कॉलम में लिख देंगे और परचेज रिटर्न को उसी में से माइनस कर देंगे। क्रेडिट में करने की जगह डेबिट में ही माइनस कर देंगे। इसके बाद कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस है। हमने आपसे बताया कि एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो होंगे, दो तरह से। डायरेक्ट वो हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करते हैं डायरेक्टली। तो हम कुछ एग्जांपल लेंगे, जैसे वेजेस। अब आप बताइए, अगर आप वेजेस नहीं देंगे तो आपके बिजनेस में या आपके उस फैक्ट्री में वर्कर काम करने नहीं आएगा, क्योंकि वेजेस तो पर डे दिया जाता है, डेली वेजेस। और अगर वो नहीं आएगा तो आपका गुड्स प्रोड्यूस होना रुक जाएगा। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इन्हें डेबिट करेंगे। अब एक और नाम आया वेजेस एंड सैलरी। तो भाई वेजेस पहले नाम आया, यहाँ कंफ्यूजन होती है। कई जगह आपको लिखा रहेगा केवल वेजेस, कई जगह वेजेस एंड सैलरी, कहीं जगह सैलरी, सैलरी एंड वेजेस, ये चार में कंफ्यूजन होती है। तो वेजेस तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिख देंगे। लेकिन बात आए जब वेजेस एंड सैलरी की, तो पहला नाम कौन सा आया? वेजेस। इसका मतलब वेजेस का वेटेज ज्यादा होगा उस पूरे अमाउंट में, तो हम उसे भी टोटल वेजेस समझकर, डायरेक्ट एक्सपेंस समझकर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर देंगे। इसी की जगह कई बार सैलरी एंड वेजेस आता है, तो इसका मतलब सैलरी पहले लिखा है, आपको पहचानने के लिए बता रहा हूं कि सैलरी पहले लिखा है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि सैलरी मंथ एंड में जनरली दिया जाता है, और अगर आप एक महीने सैलरी नहीं भी दोगे तो आपका प्रोडक्शन रुकने वाला नहीं है, इसीलिए उसे इनडायरेक्ट खर्चे कहे जाते हैं। अब आती है बात कैरेज की। यहाँ भी एक कंफ्यूजन है, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। अगर कैरेज इनवर्ड है तो नो डाउट कोई सामान हमने बिजनेस में लाया होगा, उसके लिए हमने कैरेज दिया, किराया भाड़ा दिया, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि हम लाते क्या है? रॉ मटेरियल, सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल। तो वो कैरेज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो गुड्स प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर कैरेज आउटवर्ड है तो इसका मतलब कोई सामान बाहर गया है और फिर उसके लिए हमने कैरेज दिया। तो भाई बाहर क्या जाएगा? जो गुड्स प्रोड्यूस हो जाएगा, फिनिश्ड गुड्स, वो बाहर जाएगा, मतलब वो प्रोड्यूस हो चुका है। डायरेक्टली वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग को इफेक्ट नहीं डालता है, तो वो इनडायरेक्ट खर्चे होंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, जिसके बाद बात करेंगे। अगर केवल कैरेज दिया है तो एज्यूम करिए कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, उसके लिए आपने भाड़ा दिया होगा, वही होता है कैरेज, उसे कैरेज इनवर्ड मानिए। यही बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे गैस, फ्यूल, पावर, तो आपको भी समझ में आया, गैस, फ्यूल, पावर मशीनरी वगैरह को चलाने के लिए लगता है, तो डायरेक्ट खर्चे हैं, हम इन्हें डेबिट कर देंगे। इसी तरह कैरेज इनवर्ड डेबिट हो गया, कैरेज डेबिट हो गया। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, अब तो नाम से ही पता चल गया कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस से डेबिट होंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे खर्चे डायरेक्ट होंगे। फिर है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री में किए जाने वाले खर्चे, फैक्ट्री में क्या होता है? गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, गुड्स के प्रोडक्शन के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट हैं, तो फैक्ट्री में जो भी खर्चे होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे।
फैक्ट्री का रेंट दिया, रेंट नहीं देंगे तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, फैक्ट्री नहीं चलेगी, गुड्स नहीं बनेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे भी हम डेबिट कर देंगे। फैक्ट्री लाइटिंग, अब यहाँ भी एक बात ध्यान रखना है, अगर लाइटिंग का खर्चा फैक्ट्री से रिलेटेड है तो डायरेक्ट, लाइटिंग का एक्सपेंस अगर हमारे ऑफिस से रिलेटेड है, अदर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो वो इनडायरेक्ट, क्योंकि फैक्ट्री गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए होता है, तो उससे रिलेटेड सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। ओके, अब यहाँ दो तीन नाम अलग से ध्यान रखना है, डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, और साथ ही साथ रॉयल्टी। ये जनरली अगर क्वेश्चन बीच में पूछ देते हैं, यहाँ लोग गलती कर देते हैं। तो जो इंपोर्ट ड्यूटी है या कस्टम ड्यूटी है, ये क्या है, जब आप गुड्स, तो इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी, जैसे हमने फॉरेन से गुड्स, मशीनरी, ऐसे सामान ले आए हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है। ये डायरेक्ट खर्चे हैं, क्योंकि इनके बिना हम गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। रही बात रॉयल्टी की, तो एक एग्जांपल लेते हैं, रॉयल्टी क्या होता है। रॉयल्टी भी एक खर्चे हैं, अगर आप रॉयल्टी नहीं दे रहे हो, जैसे आपने किसी का पेटेंट, कॉपीराइट जैसी चीज़ें, जैसे मान लेते हैं ब्रिक मेकिंग है, तो वहाँ पे ये फिक्स हो जाता है कि आप ज़मीन का इस्तेमाल, मिट्टी का इस्तेमाल करके जो ब्रिक्स आप बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जितने टन में या नंबर्स में प्रोड्यूस करेंगे, उसके हिसाब से फिक्स होता है रॉयल्टी। तो ये अगर आप नहीं देंगे तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए डायरेक्ट खर्चे हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से समझिए, ये सारे खर्चे आप डेबिट कर दोगे। अब बात करें हम इनकम की, तो इनकम में सबसे पहले क्या आएगा, सेल। सेल इनकम नहीं है, सेल्स एक रेवेन्यू है। रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस होता है। रेवेन्यू मतलब जो हमें रिसिप्ट हुआ। ओके, तो हमने लिखा सेल्स, उसमें से हम माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न। अगर हमने 1 लाख का सामान बेचा, तो उसमें से मान लो हमारे कस्टमर ने किसी कारणवश 2,50,000 का वापस कर दिया, तो हमारा सेल कितना बचेगा, 50,000। हम केवल 50,000 मानेंगे, तो सेल्स से सेल रिटर्न माइनस करेंगे, और इसे नेट सेल्स भी बोल दिया जाता है। उसके बाद अब हमारे पास, हमने ओपनिंग स्टॉक को डेबिट किया था, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करने के बाद अब हम डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, ये साइड हमारा ज़्यादा है, तो माइनस करने के बाद में अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारे लिए ग्रॉस लॉस हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है तो लॉस, इनकम ज़्यादा खर्चे कम तो प्रॉफिट। तो इस तरीके से यहाँ पर ग्रॉस लॉस हम दिखा देंगे। इसका नाम ग्रॉस क्यों है, क्योंकि अभी बहुत सारे खर्चे करने बाकी हैं, और बहुत सारी इनकम को भी कंसीडर करना बाकी है। कैसे खर्चे, कैसे इनकम, देखिए, ये डायरेक्ट खर्चे हैं। क्या आपने प्रमोशन वाले खर्चे ऐड किए, नहीं। क्या आपने एजेंट का खर्चा ऐड किया, क्या आपने सैंपल्स दिए हैं उनके खर्चे ऐड किए, नहीं। तो वो सब होते हैं इनडायरेक्ट खर्चे। इसी तरह इनकम, जैसे आपने इन्वेस्ट किया, आपको डिविडेंड मिला, आपको इंटरेस्ट मिला, आपको डिस्काउंट मिला, ये अदर इनकम है, जिन्हें अभी हमने काउंट नहीं किया। इसीलिए ये नेट इनकम या नेट एक्सपेंस यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ पर जो कुछ भी है वो ग्रॉस में कंसीडर कर रहे हैं हम। तो इस तरीके से अगर डेबिट साइड बढ़ा, क्रेडिट साइड कम, तो ग्रॉस लॉस। वहीं अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाए और डेबिट साइड कम, तो इसे बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डायरेक्ट खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट, डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट, इनडायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट इनकम पीएनएल में आने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर ग्रॉस लॉस हुआ है, तो वो लॉस यहाँ पर टू ग्रॉस लॉस करके हम दिखा देंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ था ट्रेडिंग अकाउंट में, तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट दिखा देंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो क्रेडिट होगा, लॉस तो डेबिट होगा। अब आते हैं इनडायरेक्ट खर्चे की बात करते हैं, जैसे सैलरी। इनडायरेक्ट खर्चे हैं क्योंकि प्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो हम यहाँ पर सैलरी को डेबिट कर देंगे। अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है, तब भी इसे हम इनडायरेक्ट खर्चे मानेंगे और डेबिट करेंगे। इसी तरह रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस लिखा है, तो इसका मतलब ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चे हैं, क्योंकि हम
ये मानेंगे कि अगर हम रेंट, ये मान के चलेंगे कि ये फैक्ट्री का खर्चा नहीं है। फैक्ट्री रेंट अगर लिखा है तो डायरेक्ट, अदर रेंट लिखा है कुछ भी नहीं, केवल रेंट लिखा है तो मान लेंगे कि ऑफिस के लिए हमने किराए पर लिया है जगह, तो वो हमारा डेबिट हो जाएगा। अब अगर प्रिंटिंग और स्टेशनरी की बात करें तो जनरली प्रिंटिंग और स्टेशनरी क्यों किया जाता है? भाई इसका मैन्युफैक्चरिंग से तो रिलेशन नहीं है, तो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, इसीलिए इसे भी हम पीएनएल में डेबिट कर देंगे। इसके बाद पोस्टेज, पोस्टेज लाइटिंग। अब अगर केवल लाइटिंग लिखा है तो भैया लाइटिंग ऑफिस की लाइटिंग की बात कर रहा होगा। अगर फैक्ट्री लाइटिंग लिखा है तो डायरेक्ट, केवल लाइटिंग लिखा है तो हम ऑफिस का मान लेंगे, और ऑफिस में होने वाले खर्चे इनडायरेक्ट हैं, उनका डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। लीगल चार्जेस, वकील वकील वाले खर्चे, कंप्लायंस से रिलेटेड, वो सारे के सारे डेबिट हो जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग से कहीं दूर दूर तक का नाता नहीं है, आपको भी बेहतर पता है। इंश्योरेंस प्रीमियम, अब प्रीमियम, आप इंश्योरेंस प्रीमियम ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? अब आप सोचिए, भाई मैन्युफैक्चरिंग होगा, स्टॉक आपके पास आ जाएगा गोडाउन में, इसी के लिए तो आप प्रीमियम इंश्योरेंस दे रहे हैं। लॉस फ्यूचर में होगा, उससे बचने के लिए आपने इंश्योरेंस कराया है, तो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो हो ही चुकी है। ऑडिट फीस, ऑडिट क्या होता है? ऑडिट बुक्स, अपने बुक्स को, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कराना पड़ता है, ये एक अलग सब्जेक्ट है ऑडिट, उस पर बाद में बात करें। ऑडिट मतलब हिंदी में बोले अंकेक्षण, यानी कि जांच पड़ताल कराना, कहीं कोई गलती तो नहीं है, सारे कंप्लायंस फुलफिल किए गए हैं, ये सारी चीज़ें चेक कराने के लिए कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनको कंपल्सरीली ऑडिट कराना पड़ता है, और कुछ वॉलंटरली अपने एफिशिएंसी, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुक्स वगैरह सब सही से बने हैं कि नहीं, ये जांच कराने के लिए करते हैं। तो ऑडिट फीस जनरल, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से कोई खर्चा नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इनडायरेक्ट खर्चे हैं और ये भी पीएनएल में डेबिट कर दिए जाएंगे। जनरल एक्सपेंसेस नाम आया है तो सीधी सी बात है, ये इनडायरेक्ट खर्चे होंगे, जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेल कर रहे हो ना, गुड्स बन गया तब तो सेल कर रहे हो, इनडायरेक्ट खर्चे हैं। कैरेज आउटवर्ड ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप सेल करने के लिए गुड्स अपने गोडाउन से, अगर आप स्टोर से अगर आप कहीं रिटेल स्टोर पे या कहीं और भेज रहे हो, या आपका कहीं पहुंचा रहे हो ऑर्डर पे, वो सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं। एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, गुड्स बन गया, एडवर्टीजमेंट बाद में कर रहे हो, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से कोई कनेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट खर्चे हैं। कमीशन दे रहे हो, जनरली सेल करने के लिए एक सेल्स एजेंट वगैरह आपके हो जा, आप ढूंढ लेते हो जिनको आप कमीशन देते हो, तो इनडायरेक्ट खर्चे हैं। बैड डेट्स हो गया, आपने सामान उधार दे दिया अपने कस्टमर को, मान ले 50,000 का उधार दे दिया, और कस्टमर बड़ा भगौड़ा निकला, भाग गया, क्या हो गया आपके लिए? लॉस, आपका डेटर्स गंदा निकला, बैड निकला, बैड डेट्स हो गया आपका, तो ये भी आपका क्या हो गया? लॉस हो गया, और ये डेबिट कर दिए जाएंगे। पैकिंग चार्जेस, अगर आप सामान बन गया है, अब आप पैक कर रहे हो ना, तो मैन्युफैक्चरिंग तो हो चुकी है ऑलरेडी, इनडायरेक्ट खर्चे हैं, डेबिट हो जाएंगे। डिस्काउंट आप दे रहे हो, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए खर्चा है। डिस्काउंट के लिए हम पिछली क्लास में आपको बताए हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, उस पर अब चर्चा नहीं करेंगे, ये डेबिट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन के बारे में बताया कि अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट है, आप यूज कर रहे हो उसे, तो यूज करने के साथ साथ उसकी वैल्यू घटने लगती है। जैसे अगर आप शोरूम में जाकर कार खरीदते हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा वो बहुत दिनों तक शोरूम में रखा रहे, तो वही वैल्यू रहेगी जितने का वो बना है या जितने का वो बेचना चाह रहे हैं। लेकिन अगर वही शोरूम से निकालिए और 2 घंटे बाद अपने पड़ोसी से बोलिए मैंने कार खरीदा है, आप खरीद लीजिए, तो 10 लाख की कार को वो 9 लाख में खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। इसका मतलब उसकी वैल्यू अगले 2-3 घंटे में इतनी घट गई, तो आप सोचिए, जिस असेट को आप सालों साल यूज कर रहे हो उसमें डेप्रिसिएशन लगता है, वैल्यू कम होती है, घिसावट होती है जिसे कहते हैं। तो असेट को यूज करने के साथ असेट की वैल्यू घटती है, इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। फिर आता है रिपेयर, मशीन वगैरह जब यूज करते हो तो रिपेयरिंग मांगता है। अब सामान तो बन चुका होगा ना, रिपेयरिंग तो बाद में होती है, इनडायरेक्ट खर्चे हैं, डेबिट कर दिए जाएंगे। अब इनकम की बात करें, जैसा हमने बताया, अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड ले आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपको रेंट मिला है तो इनडायरेक्ट इनकम है आपकी, क्रेडिट कर दोगे।
अगर आपको डिस्काउंट मिला तो इनडायरेक्ट इनकम, मतलब सेल के अलावा, आपके बिजनेस इनकम के अलावा जो कुछ इनकम आपको मिल रही सब इनडायरेक्ट इनकम है। जैसे कमीशन मिल गया, आपने इन्वेस्ट किया था, बैंक बैंक में पैसा जमा कर दिया, इंटरेस्ट मिल गया, आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किए थे तो आपको डिविडेंड मिल गया, ये सारे इनडायरेक्ट इनकम है। उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और क्रेडिट करने के बाद अब फिर वैसा ही चेक करेंगे, डेबिट का अमाउंट टोटल बड़ा है या क्रेडिट का बड़ा है। डेबिट साइड का टोटल बड़ा है तो यहाँ पर नेट लॉस आ जाएगा आपका। और अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट टोटलिंग ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो माइनस करके यहाँ पर आपके लिए नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब अगर हम इतनी देर जितनी बातें हमने आपको बताई, इनका एक क्रक्स ये है, इनकम दो प्रकार से हम बांट सकते हैं, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम हमारी जो बिजनेस की इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम जो अदर इनकम है इसके अलावा। डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस वो हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, वहीं इनडायरेक्ट इनकम वो हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद या मैन्युफैक्चरिंग जिनका जिनकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग पे कोई इफेक्ट ना आए, तो वो इनडायरेक्ट इनकम है, एक्सपेंस है। अब आप अगर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में सारे के सारे डायरेक्ट खर्चे और जो इनडायरेक्ट खर्चे बचे उन्हें पीएनएल अकाउंट में भेज देंगे। डायरेक्ट इनकम मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स आप ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर दोगे और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट कर दोगे, वहीं ओपनिंग स्टॉक को डेबिट। इतना करने के बाद अगर आपका डेबिट टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट टोटल कम है, तो डेबिट साइड मतलब सारे खर्चे होते हैं, खर्चे ज़्यादा इनकम कम तो ग्रॉस लॉस। क्रेडिट साइड ज़्यादा यानी आपकी सेल ज़्यादा है और आपके खर्चे कम हैं, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा डेबिट साइड कम, तो ये आपके लिए हो जाएगा नेट ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये लॉस या प्रॉफिट जैसे ही आप कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में दिखा दोगे, तो यहाँ से उसे ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट जहाँ पे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड और इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड लिख देंगे। लिखने के बाद अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है तो नेट लॉस, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है तो नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपके सामने आएगा, इन्हें हम भेजेंगे कैपिटल अकाउंट में। यानी अगर आप प्रोप्राइटर हो तो आपकी कोई कैपिटल होगी, प्रोप्राइटर की कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड हो जाता है जा करके और लॉस हुआ तो कैपिटल से माइनस हो जाता है जा करके। तो इस तरीके से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट होता है। अगली वीडियो आपको फिर से 20 से 25 मिनट की मैक्सिमम मिलेगी, जिसमें हम आपको सिखाएंगे बैलेंस शीट बनाना। एक और बात हम जाते जाते आपको बताना चाहते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये। आज कल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है, कुछ फॉर्मेट नहीं। जैसा कि हमने ये एक बैलेंस एक लेफ्ट एंड राइट फॉर्मेट में बनाया है, वैसा ही हम वर्टिकल ऑर्डर में एक ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिन्हें सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप हम रिकॉर्ड करते हैं, एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, तो उन्हें हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं। वहीं बैलेंस शीट को भी आज हम एक बैलेंस यानी तराजू जैसे अप्रोच में हम बनाएंगे, लेफ्ट और राइट फॉर्मेट में, जो कि कल सीखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।